देवियों और सज्जनों, यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। 2-3 कार्यक्रम इसके पहले भी हुए आप ही के राज्य में और आपके इलाके में, और जो हमको रिस्पांस मिला हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। और हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि एक रेनेसां जो चल रहा है बाकी जगह हम उसको महसूस हमने किया। और मुझे उम्मीद इतनी नहीं थी कि इस प्रांत में मुझे वैसा ही रेनेसांस देखने को मिलेगा। उसका कारण एक ही है कि जो डिबेट्स जो हिंदी भाषा में होते हैं वो सभी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बावजूद जो चेन्नई में हमने वहाँ किया, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। भारी मात्रा में लोग वहाँ आए, हमको सुने और देश के बारे में लोगों की चिंता है और पॉजिटिव चिंता है, वो नेगेटिव चिंता नहीं है। 2 तरह की चिंताएं 2 तरह की होती है, एक जो कि नेगेटिविटी से भरपूर हो और एक चिंता है जो पॉजिटिविटी वाली चिंता। पॉजिटिविटी वाली चिंता वो होती है कि जिसमें लोग, हर आदमी वो हमारे पास आता है, कहता है कि आप हम बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ लोग संगठन बनाने के को सुझाव देते हैं। मैं और पुष्पेंद्र जी हम संगठन से बहुत दूर भागते हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा संगठन सिर्फ ये राष्ट्र। आप लोग सभी हमारे संगठन। तो आज से कुछ साल पहले मैं एक जगह है गया बिहार में, मैं वहीं का रहने वाला, मैं बिहार का निवासी हूँ। तो वहाँ गया मैं, किसी ने मुझसे 3-4 सा रोटरी क्लब ने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने पूछा, किसी ने एक सवाल पूछा कि हम इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। तो मैंने उनको मोबाइल दिखा के उस समय बोला कि आप इससे योगदान कर सकते हैं। तो मेरा भाई जो था, मेरा कज़न, वो बैठा हुआ था उस आदमी के साथ। तो उस आदमी ने कमेंट किया कि ये कौन सी बेवकूफ़ वाली बात है। आज आपने हमको आमंत्रित सिर्फ इसके कारण किया है। आज इसका पावर ये है कि सुबह सुबह मेरी पत्नी मेरा नहीं सुनती है, पुष्पेंद्र जी का सुबह सुबह लगा देती है। इसका ये पावर है। कई लोगों ने मुझे कहा कि खाना बनाने के वक्त महिलाएं जो हैं वो गाना नहीं सुनती, वो पुष्पेंद्र जी का वो स्पीच वो सुनती और खाना बनाते रहती। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? ओके, so what I was telling you that there is a renaissance on in this country, and we have sensed it everywhere in the country. And what has brought us together is this technology, and this technology is going in our favor because your beliefs are based on truth. We don't have to fear from technology. We don't have to fear from proliferation of information, because there is a book, all of you know, I'm naming the Quran, where the mullahs insist कि आप इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते कुरान का। क्यों इंसिस्ट करते हैं? क्योंकि ट्रांसलेशन होगा तो बात आपके समझ में आ जाएगी। वो मुल्ला आपको कैसे कहेगा कि आपने कुरान में ये लिखा है। अब आप समझ जाओ कि थोड़ा सा हंसी मजाक भी ठीक है। मैं चेन्नई में पोस्टेड था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, तो अब मुझे तमिल तो आती नहीं। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी पत्नी भी थी, कुछ लोग, हम नल्ली की दुकान में जा रहे थे साड़ी खरीदने। ये आज से
ये 90s की बात है। तो किसी ट्रक वाले ने मेरे को कुछ, उसने तमिल में कुछ बोला, कुछ बोला, तो मैंने भी कुछ उसको मैंने उसको बोला, तो वो हंसने लगा। तो उसी तरीके से वो मेरा भाव जानता था, वो जानता था कि इनको तमिल नहीं आती, तो वो हंसने लगा, सभी लोग हंस पड़े। तो कहने की का तात्पर्य ये है कि देखिए, अ बुक which you don't, I mean, what is the book, what is the purpose of a religious book? The purpose of a religious book is to make you a better human being. And how can you become a better human being? By imbibing what is written in that book. By imbibing its concepts, its philosophy and concepts, philosophy and context. तो अगर आपको यही नहीं, अगर उसका अर्थ ही नहीं पता होगा, तो आप क्या अपने उसमें आप स्पिरिचुअलिज्म लाएंगे? जो धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी मजहब जो आपको स्पिरिचुअल बीइंग नहीं बना सके, वो मजहब है ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ है कि यही वही कुरान पाकिस्तान में, वही बलूचिस्तान में वही कुरान, सिंध में वही कुरान, पश्तून्स भी वही कुरान, बांग्लादेश में वही कुरान, लीबिया में वही कुरान, और अरब्स के अलावा उस कुरान को, मतलब कोई अरब भी नहीं समझते उस कुरान को। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने क्या किया कि आज से 7-8 साल पहले मैं एक कुरान लाया और मैंने उसका अध्ययन करना शुरू किया। और इसलिए अध्ययन क्या शुरू किया क्योंकि देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूँ, और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होने के कारण इट इज़ माई बाउंडेड ड्यूटी to understand or decipher the phenomenon which is impinging on our security. अगर पिछले 3-4 दशक से if people were suffering because of an ideology, what is that ideology? I must read about it. Where does this ideology emanate from? How is it that little children have become so indoctrinated? Who are the ones who are indoctrinating them? So I must get answer to these questions. If a jihadi is being born, of course, you may say it is ये केवल हमारे यहाँ तक ये it is not limited to just our subcontinent. आप अफ़गानिस्तान में देख लें, वही हुआ। पता नहीं आप लोग पढ़ें कभी, सुबह सुबह मैं डॉन पढ़ता हूँ, वहाँ की मीडिया से पुष्पेंद्र जी काफ़ी वाकिफ़ हैं, और इन्होंने तो वहाँ 10-12 साल काम किया है पाकिस्तान में। तो मैं पढ़ता हूँ वहाँ का डॉन, और आप देखिए साहब, कोई ऐसा दिन नहीं होता, पूरा अफ़गानिस्तान का न्यूज़ भी कवर होता है। आप भी अगर अपने अखबार देखेंगे, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे व्हेन देयर आर नो बॉम्ब ब्लास्ट इन अफगानिस्तान। सो हु इज किलिंग whom? The Muslims are killing Muslims. In a television debate, somebody asked me, about Islamophobia in India. No, we are not Islamophobic. हम इस्लामोफोबिक नहीं। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा देश इस्लामोफोबिक है, वो है पाकिस्तान। वहाँ पर आज तक यही नहीं तय वो कर पा रहे हैं कि असली मुसलमान कौन है। बरेलवी देवबंदी को बोलता है ये असली मुसलमान नहीं है, देवबंदी आपको मालूम है वहाँ के मस्जिदों में वर्चस्व के लिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्क, वहाँ कितना मारकाट हुआ है। शियात का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और उस नेशन का जो वो सुअर खाने वाला जो बापू जो था जिन्ना, वो तो शिया था। लेकिन आज देखिए वहाँ शिया लोग का हर्ष क्या है। पूरी जो आपने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट देखी थी, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जितने जवान थे वो सब शिया थे। शायद इसलिए उन्होंने डेड बॉडीज़ भी नहीं रिक्लेम किया।
उसके बाद अहमदिया है, देखिए आप अहमदिया का क्या वहाँ बुरा हाल है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप किसी की आस्था नहीं छीन सकते हैं इतनी आसानी से। Do you know that I was reading in an article again in Dawn from there was a column. उस कॉलम में ये लिखा था कि रिटायरमेंट के बाद 10,000 लोगों ने वो वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ NRC चल रहा है ना, वहाँ पर भी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स बन रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं वो NRC को अपोज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके क्या वो उनका जो भावनात्मक मुल्क जो है वहाँ पर CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो 10,000 लोगों ने, जिन्होंने अपने आप को सुन्नी डिक्लेयर किया था, उन्होंने जब वो CNIC बन रहा था उन्होंने अपने आप को अहमदिया डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया? नौकरी लेने के लिए सिर्फ उन्होंने ये बात कही थी कि अपने आप को सुन्नी डिक्लेयर किया उसने। अब आप बताइए साहब, एक आदमी, उनका अबू सलाम, नोबेल प्राइज़ मिला उसको उन्होंने पाकिस्तान आने तक नहीं दिया था कई सालों तक। वो पहले हिंदुस्तान आया नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद। क्यों भाई? तो ये अहमदिया है। अब अल्लाह ताला ने आपको वो दिमाग ही नहीं दिया तो उसके लिए हम क्या करें? तो ये आप समझ सकते हो कि वो किस तरह के कौम से आप का सामना है। तो देवियों और सज्जनों, मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा शाहीन बाग के ऊपर में, और ये बड़े ध्यान से आप लोग सुने। इसके पहले ये बता दें, मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जो ये कांग्रेस का नेता है, लोकसभा में वो बहुत गरज के बोल रहा था कि हम ये 2 फ्रंट एक साथ हम डील कर सकते हैं कि नहीं। हम भरपूर तरीके से हम सक्षम हैं बोथ टू हैंडल चाइना एंड पाकिस्तान फ्रंट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और देवियों और सज्जनों, 65 की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने ये सोचा था कि चाइना उसकी मदद करेगा। जब जंग छिड़ जाती है तो कुछ और डायनेमिक्स आ जाते हैं, और 71 की लड़ाई में तो वो पूरा का पूरा इस बात से इत्मीनान था, दे वर इन द कंफर्ट of misplaced thinking that China will come to their help. और वो one of the reasons why Niazi surrendered was because the leadership in West Pakistan की जो leadership थी उसको ये प्रॉमिस इनको करते रही कि घबराओ मत, चाइनीज़ भी आ रहे हैं, अब सारा मामला ठीक हो जाएगा। चाइनीज़ वो एक सिचुएशन आया व्हेन नियाज़ी गॉट एग्जैस्परेटेड, और फिर उसने कहा यार ये हमको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उसके बाद उसने सरेंडर करने की ठानी। अदरवाइज़ लेट मी टेल यू, अगर 90,000 जो 93,000 जिन लोगों ने हु बिकेम प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर मुक्के से भी लड़ते ना, अगर ये वाकई में ये जिहादी और शहादत देते, अपने आप को जिहादी बोलते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते। मतलब इतनी आसानी से ये प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनते। लेकिन अब ये एक डरपोक कौम है। एनीबडी, ये जान लीजिए आप, एनीबडी हु इज़ ऑफ क्रिमिनल माइंडेड, ही इज़ बेसिकली अ कावर्ड। जो आदमी भी क्रिमिनल माइंडेड होता है वो कावर्ड होता है। आपने तो अपने ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रीट गुंडास देखे होंगे। When the real test comes, वो किस तरह से वो हाउ डू दे थ्राइव। वो एक आम इंसान, वो जानते हैं ये इंसान है, अच्छा आदमी है, उसको डराने में कोई वो नहीं है। वो आदमी क्रिमिनल होता है। यहाँ तो पूरी की पूरी कौम ही क्रिमिनल है।
पूरी की पूरी कौम क्रिमिनल है, और वो क्रिमिनलिटी इनकी भाषा में आती है। हम ये कर देंगे, हम आपको जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे, हम और वो क्रिमिनलिटी का रिवॉर्ड क्या मिला है? क्रिमिनलिटी का रिवॉर्ड मरोगे। ये मैंने तो खुद कुरान में 3-4 जगह ये पढ़ा है कि आप जाओगे तो वहाँ नहरें होंगी, आप मतलब अगर आप शहीद हुए जिहाद में तो 72 हुरें मिलेगी, और अगर समुद्री जिहाद आपने किया तो वो अगर उसमें आपकी शहादत हुई तो और अच्छी हुरें मिलेंगी। तो इस तरह की बातें। सो आई एम नॉट bothered about these two fronts, you know, and कल भी मैंने बोला कि don't forget that we are nuclear and missile power, लेकिन जो थर्ड फ्रंट है वो चिंता का विषय है। और वो चिंता का विषय इसलिए है कि हमने कुछ चीज़ों को, ये क्रिमिनल जितने आइडियोलॉजीज़ हैं उनको हमने रिस्पेक्टेबिलिटी दे दिया। और हमारे यहाँ कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ जाए, ऑटोमेटिकली ही गेट्स अ रिस्पेक्टेबिलिटी। इफ अरुंधति रॉय वाज टू राइट इन हिंदी, शी वुड हैव नेवर गॉट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। Whenever she is on a high, she comes there, हो जाके, and she rants anything anti-national, and she makes a. I remember an article by Arundhati Roy, 28 pages. Can you believe it? 28 page article in Outlook. So these are the diabolical English-speaking criminals, जिसको आप अभी अर्बन माओइस्ट आप बोलते हो। और ये आज से नहीं हो रहा है। द ओनली थिंग दैट यू नेवर इंडिया दैट वे, आई डोंट नो इंडियंस हम लोग बेवकूफ़ हैं या इनोसेंट हैं, आई डोंट नो, बट ये सारी चीज़ें ये बताई जा रही थी लोगों को कि ये देखो, एक भी कोई माओवादी नेता मान लो पटना में पकड़ा गया, द बिगेस्ट ऑफ लॉयर्स ही विल फ्लाई डाउन टू फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट टू डिफेंड दैट गाय। क्यों ये हो रहा है? So that is how, you know, this Maoism it kept growing। और उसके बाद आपने रेड कॉरिडोर किया, उसके बाद तिरुपति टू पशुपति, ये सारा ये हो गया। Then what happened was that lot of people started feeding into this red corridor। अब ये रेड कॉरिडोर में, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फ्रंट, जो कि चिंता का विषय है। तो वो तिरुपति टू पशुपति में तो सरकार बन गई उनकी। अब इसमें फीड कौन कर रहा था? इसमें फीड कर रहा था जो चर्च ऑर्गेनाइजेशंस। आपको याद होगा कि 2 इटालियन प्रिजनर्स ने अपने आप को अबडक्ट करवाया था, आपको याद है ना? आपको विनायक सेन का याद है ना? विनायक सेन का जब ट्रायल हो रहा था तो यूरोपियन कमीशन के लोग यहाँ पे आए थे उसका ट्रायल्स देखने के लिए रायपुर में। उसको परमिशन किसने दिलवाया था? सोनिया गांधी ने दिलवाया था। जब उसको बेल मिल गया, उसको प्लानिंग कमीशन के एक हेल्थ कमेटी का उसको मेंबर बना दिया गया तुरंत। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो द मैसेज वॉज वेरी क्लियर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो आप देख रहे हैं, सोनिया की जो कांग्रेस है, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा वो विच इज टोटली माओइस्ट, बिकॉज हर फादर वॉज अ माओइस्ट। ही वॉज अ सार्जेंट इन मुसोलिनीज आर्मी, टेकन अ प्रिजनर ऑफ वॉर, indoctrinated, came back to Italy, and then he started an underground movement. That is her background. So she constituted a national advisory council. Till today I have not been able to understand what is this national advisory council. वो था क्या चीज़ और वो national कैसे हो गया? Anyway, तो एक तो वो है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि कांग्रेस के 2 नेता, बड़े नेता मारे गए थे। उनका शरीर छलनी कर दिया था माओवादियों ने। एक का नाम था वीसी शुक्ला और दूसरे का नाम था महेंद्र कर्मा। तो महेंद्र कर्मा ने
ये माओवादियों के हाथ मारे गए थे, तो जो अभी इलेक्शन कैंपेन हुआ वहाँ राज बब्बर ही गोज टू छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग कैंपेनिंग एंड ही प्राउडली प्रोक्लेम्स दैट माओइस्ट आर नॉट टेररिस्ट, दे आर रिवॉल्यूशनरीज। इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो वीसी शुक्ला का, अपने ही पार्टी के लोगों का किलिंग का। और वही नहीं, जो असली जो जिस पे शक जा रहा था और आज भी उस पे शक है, उसको आपने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना दिया वहाँ के। एंड दैट एरिया यू नो इज मिनरल वाइज वेरी रिच एरिया। और वो जो अभी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया है कवासी लखमा, वो ही कांट रीड एंड राइट, ही लिटरली कांट रीड एंड राइट उसको। सो द माओइस्ट don't even have to get funds from outside, it is available from within India. तो ये जो मैं कॉरिडोर की बात कर रहा हूं, see how the church is feeding. Then I must tell you about Nepal. When I was writing a book on Nepal, the making of Nepal, तो मेरी वहाँ के प्रेसिडेंट से दो मुलाकात हुई थी। और मैं यूं ही I started my journey from Tarai and then I climbed up to hills and then I throughout Nepal. तो इरादा ये था, पर्पस ये था कि अपने आँखों से सब कुछ देखूं और महसूस करूं। So when मैं काठमांडू में जब घूम रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, एम्बेसी ऑफ फिनलैंड। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा कि यार ये दे आर नॉट सच रिच कंट्रीज एंड व्हाट आर द स्टेक्स इन नेपाल, व्हाई शुड दे हैव अ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हियर इन दिस कंट्रीज। देन आई लर्नड कि दे आर द वंस हु आर कंट्रोलिंग द चर्च एंड दे आर द वंस हु आर फंडिंग दिस माओइस्ट। और वहाँ के जितने बड़े नेता हैं वो सारा के सारे या तो क्रिश्चियन हैं या क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, इंक्लूडिंग प्रचंडा सर। नाम लिखता है प्रचंडा, उसको बाप को जब जलाया जा रहा था वहाँ से वो चला गया। ही ऑब्जेक्टेड कि मेरे बाप को जलाया क्यों जा रहा है अंतिम संस्कार में। और ये बाबू राम भट्टाराय, ये सब के सब। आई हैव अ रिलेटिव इन काठमांडू जो कि वहाँ बहुत पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल है। उन्होंने मेरे को कहा, एंड पुष्पेंद्र यू मस्ट लिसन टू दिस, कि उन्होंने मेरे को कहा कि शी जिनपिंग जब आया था अभी when he visited काठमांडू, he told ऐसे एक बैंक्वेट उसमें कि अपनी संस्कृति मत छोड़ो, अपनी संस्कृति तुम छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। He was implying कि तुम ये जो अपना अपना हिंदू मूरिंग्स को अगर तुम काट दोगे और ये चर्च के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और जब से माओवादी आए हैं वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन धड़ाधड़ बढ़ गया है, जस्ट लाइक एज इन योर स्टेट। और है क्या कि ये सारे जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे ये है, ये सब रावण देखो, सीता को रावण साधु के भेष में ही आके उनको एब्डक्ट करके, ये सब साधु के भेष में आएंगे, सब साधु के भेष में आएंगे और आपको बोलेंगे क्या क्रिश्चियनिटी का मूल ये क्या है सिद्धांत कि हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। तो अभी ये जीसस क्राइस्ट का आपने मूर्ति क्यों लगा रखा है? तो आप तो क्रिश्चियन भी नहीं हो। और मैंने यही चीज़ मेघालय में देखा, वो अब प्रसाद भी बांटने लगेंगे, वो मंदिर भी बनाने लगेंगे, वो आपके गाने भी गाने लगेंगे, वो तेलुगु भी बोलने लगेंगे, हैं वो नंस को साड़ी भी पहना देंगे, वो सब कुछ करेंगे। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि धर्म और मज़हब में बहुत फ़र्क होता है। बिना धर्म की नाव पे चले कोई मज़हब ना आपका भला कर सकता है ना आपको धोखा दे सकता है। तो ये धर्म के ये उस पे है। कमिंग बैक टू कुरान, जो मैं कह रहा था कि आप उसमें देखिए, लोग कहते हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये वो थोड़ा ही आप समझिए, कुरान
दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो मोहम्मद साहब ने मक्का में बोला और एक जो मोहम्मद साहब ने मदीना में बोला, और उसमें पूरा दिया हुआ। और कुरान ये भी कहता है कि अगर मदीना में मोहम्मद साहब ने कुछ ये बोला जो मक्का से कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो मदीना वाला इट टेक्स प्रायोरिटी, इट प्रिवेल्स। उसको थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं, एब्रोगेशन, कुछ ऐसे ऐसे करके है उसका। तो एनीवे, जब मक्का में थे वो, सो ही वॉज कंटेंडिंग विथ लॉट ऑफ रिलीजन्स। जैसे क्या था उस समय, द केप ऑफ गुड होप से वो ट्रेड शुरू नहीं हुआ था। ऑल द ट्रेड यूज टू गो थ्रू अरब। मक्का से ट्रेड होता, इंडिया से भी जाता था। सो द कैरावन्स यूज टू गो एंड देन फ्रॉम देयर इट यूज टू गो टू यूरोप ऑल्सो। ये सारे आपके मसाले वसाले गुजरात कोस्ट से यहाँ से जाते थे। सो दैट वॉज अ थ्राइविंग ट्रेड सेंटर जो मक्का जो थे। अब वहाँ पे सबके अपने अपने भगवान के उन्होंने वो बनाए हुए थे। उसमें 3 देवियाँ का भी मंदिर था, ये लज्जत, मन्नत और एक और थी उनका। तो वहाँ के लोग, जो वर्ड आता कि मैंने मन्नत मांगा है, इट हैज़ कम फ्रॉम दैट मन्नत ओनली। तो जब इन्होंने कहा कि मुझे, जस्ट 1 मिनट, कि मेरे पास अल्लाह का दूत गैब्रिल आता है, मुझे हमेशा बताता रहता है। तो ऑब्वियसली कोई भी, आप कोई कहेगा मैं ही आपके सामने बोलूँगा कि भाई मैं सब मेरे पहले बेवकूफ़ थे, मैं ही ईश्वर का अवतार हूँ, तो आप मुझे मारेंगे ही, है ना। तो इसलिए व्हाट ही डिड वाज दैट ही एडॉप्टेड अ वेरी वेरी रिकन्सिलेटरी एटीट्यूड। तो लोग पूछते थे, हाँ हम ये मन्नत भी पूजा के काबिल है, हमारे से पहले भी जो प्रॉफिट आए थे वो भी सब अच्छे थे, सब ये थे। एंड ये दिस वाज हिज रिकन्सिलेटरी अप्रोच। द मोमेंट ही गोज टू मदीना एंड ही गेट्स अ टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ एंड ही स्टार्ट्स गेटिंग मनी, पूरी भाषा बदल जाती। एंड देन ही सेज कि there is only one religion and that is Islam and Muhammad is its prophet, और जो इसको नहीं मानता है वो काफिर है। अब जब काफिर की बात आ गई है तो कोई भी स्टेट अपरेटस जो है वो ओबीडियंस पे काम करती है। आप समझ रहे हो? सरकारें क्यों बनाते हैं आप? सरकारें आप चुनते हो, सरकारें, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आप पर लॉ एंड ऑर्डर उसका जिम्मेदारी होता है। सो देर इज़ अ सर्टन डिग्री ऑफ ओबीडियंस डिमांडेड फ्रॉम यू। आप ट्रैफिक पुलिस वाला जब हाथ देता है तो आप रुक जाते। हाँ, एक ग्लास में दे दो बेटा थोड़ा। ट्रैफिक पुलिस वाला जब हाथ देता है तो आप रुक जाते हो ना, वो कानून बनाया हुआ है। देयर इज, नहीं तो एनार्की हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि कोई कौम अगर ये सोचती है कि ये जो हम काफिरों के रूल में हम रह रहे हैं, अगर ऐसी उसकी सोच है, तो आप बताइए वो कितना ओबीडियंस आपको देगा? Even if it gives you its obedience, it will not be a willing obedience. It will be a forced obedience. वो आप तो को तो inferior, because he says कि ये तो दारुल इस्लाम है नहीं, ये दारुल हर्ब है। Now that is what is playing in शाहीन बाग। शाहीन बाग में आप इसको छोटी मोटी चीज़ मत समझिएगा। मैं आते समय वही एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो किसी ने आप लोगों ने किसी ने वो किताब पढ़ी है सैमुअल हंटिंगटन की, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? मैंने आज से 10 साल पहले, और आप लोग सब वो किताब पढ़ना, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन।
उस किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आगे जो युद्ध होंगे वो स्टेट्स के बीच में टेरिटरी के लिए नहीं होंगे, ये युद्ध धर्म और संस्कृति का होगा। वरना, मैं एक उदाहरण के तौर पे, वरना क्या बात है कि कोई मुसलमान युवा या युवती यूनाइटेड किंगडम से, बाकी यूरोप से उठ के आईसिस के लिए वो लड़ने जाता है। चलो हम हिंदू लोग तो बहुत गए गुजरे लोग हैं, अगर वो जैसा कहते हैं, काफिरों में भी हम उनके लिए सबसे खराब। लेकिन आप जिस लिबरल वैल्यूज़ का आप हवाला देते हो यूरोप में, वहाँ आपको क्या समस्या है? वहाँ से क्यों भाग रहे हो आईसिस ज्वाइन करने के लिए? तो ये जो ये संस्कृति की लड़ाई और ये मज़हब की लड़ाई, सैमुअल हंटिंगटन का यही कहना है कि सारी लड़ाइयाँ जो होंगी इसी पे। अफ़गानिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, मेरा मानना है उसमें एक मज़हब या तो मेन फैक्टर हो रहा है या इट हैज़ बीन अ बिग सब फैक्टर कोई भी लड़ाई में। अभी आप देखिए, अब आप जो थर्ड फ्रंट, हर कंट्री का अपना थर्ड फ्रंट है। चाइना में क्या हो रहा है? उइघुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ना, उनका अपना थर्ड फ्रंट है, वो लड़ रहे हैं अपने तरीके से। आप वहाँ पे ले लो, बर्मा में, उनका भी एक थर्ड फ्रंट है, वहाँ भी आर्मी लड़ रही है ये रोहिंग्यास से। आप श्रीलंका ले लो, वहाँ भी एक थर्ड फ्रंट है, उन्होंने काबू पा लिया। इतने साल एलटीटी के साथ उन्होंने युद्ध किया, काबू पा लिया उस पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सैमुअल हंटिंगटन की चले तो दिस इज़ अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये संस्कृतियों का युद्ध है। ये तो शाहीन बाग में आप देखेंगे कि वहाँ जो महिलाएं जो बैठी हुई हैं, अब वो लेख में ये लिखा हुआ है कि आखिर ये महिलाएं क्यों हैं वहाँ पे। आप इस बात को भी समझिए। उसका कहना है कि महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि उनको अपने घरों में बिल्कुल पावरलेस रखा गया है। आप समझ रहे हो बात? उनको घरों में दबाया गया, घरों में उनकी स्थिति जानवरों से भी खराब थी। तो जब वो सड़क पे आती हैं महिलाएं, तो एक नया सेंस ऑफ एडवेंचरिज्म आता है, एक नया सेंस ऑफ पावर आता है। और वो जो गुस्सा जो है, घर का गुस्सा, वो गुस्सा जो है अपने देश के प्रति, मतलब हमारे शाहीन बाग में वो देश के प्रति उनको ये हो जाता। उनमें से किसी को नहीं मालूम है कि सीएए क्या है, उनको सिर्फ ये मालूम है कि इसको गाली देना है। वो उसी तरह की बात हुई कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखोगे, यहाँ कम होता है, हमारा इलाके में ज़्यादा होता है। आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो विद इन सेकेंड्स लॉट ऑफ पीपल विल मटेरियलाइज, और उसमें 2-4 आदमी चौधरी बन जाएंगे। नहीं साहब, आपने ऐसे किया, आपने वो किया। एक उसमें से होगा कि मैं करवा देता हूँ, आप इतने पैसे दे दो, हाँ इसको सेटलमेंट कर दीजिए। तो वो सेटलमेंट और अपीजमेंट पर भी मैं आऊँगा, दिस अ गुड वर्ड यू हैव यूज्ड। सो दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड। तो ये अगर वहाँ पे ये जो औरतें आ रही हैं, ये वो दे आर ऑल ऑप्रेस्ड। वरना आप बताइए कि मोदी सरकार ने तो इनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया है, कितनी बड़ी बात थी। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था मोदी साहब का, लेकिन ये शुक्रगुजार नहीं है। और इस बात का ध्यान रखिएगा
कि जब वहाँ शाहीन बाग में जब बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर, वो हिटलर की मौत मरेगा, तो ये केवल मोदी को नहीं गाली दे रहे हैं, एक पूरी संस्कृति को ये गाली दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मोदी के अलावा और भी कोई होता, अमित शाह भी होता, उसको भी यही गाली पड़ती। आडवाणी जी होते, उनको भी यही गाली पड़ती। तो ये मोदी को गाली नहीं है। मोदी ने तो उनकी माओं को उनके बाप के जुल्म से बचाया है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से बचाया है। दुबई में बैठा बैठा शौहर जो है वहाँ से वो तलाक 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 करता है, और यहाँ वो ये बच्चे जो ये कर रहे हैं उनको ये नहीं बताया गया कि तुम्हारी माता का क्या हर्ष होता। फिर किस चीज़ का इतना गुस्सा? तो ये गाली केवल मोदी को नहीं है, ये गाली एक संस्कृति को है। अब इन्होंने कहा कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आपको बता दूं कि जो नाजी मूवमेंट जो हुआ था, नाजी मूवमेंट में भी औरतों का उतना ही बड़ा हाथ। डू यू नो दैट? The Nazi movement was funded by wives of industrialists of German industrialists. और उसमें क्या the words that he had used was, Hitler has used was, they were कि these women, their lives were empty. Otherwise their lives were, ladies such as their they had empty lives, thirsting for adventure, sick of no longer getting a kick. जिंदगी में कुछ मज़ा नहीं रह गया था, जो अब उनको एडवेंचर चाहिए था, घर में ऑप्रेस थी, वो औरतें हिटलर के सपोर्ट में बाहर गई थी। ये हिटलर का, तो ये बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो हिटलर का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऐसे उनको ये पता भी नहीं होगा कि हिटलर कौन था। मैं इस पर बेट कर सकता हूँ। सो नाउ दीज आर, अब तो एक लड़का आप सोचिए जिसकी परवरिश इस तरह की हो रही हो कि वो, तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दो, हिंदुस्तान को गाली दो, टुकड़े होंगे बोलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है वो बोलो, हैं हर तरह के आप ना, ये चिकन कॉरिडोर को हम काट देंगे वो सुनो। तो ये बच्चों का, ये बताओ ये बड़े होके क्या बनेंगे ये लोग? तो क्या आप सोचते हो कि ये सांस्कृतिक युद्ध कभी रुकने वाली है? कभी नहीं। ना ये कभी रुका है, ना कभी रुकेगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर एक्यूट। आई एम नॉट पेंटिंग अ वेरी ग्रिम पिक्चर। आई एम नॉट पेंटिंग अ ग्रिम पिक्चर, इट इज़ अ रियलिटी। और यही रियलिटी तो था कि पार्टीशन हुआ। दूसरा देखिए, जो थर्ड फ्रंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस थर्ड फ्रंट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ बिकॉज थर्ड फ्रंट जब वीक हो जाता है तो नेशंस कोलैप्स कर जाते हैं। मैंने कल भी सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने कश्मीर का आपको एग्जाम्पल दिया कि इतने टैंक्स, इतने आर्टिलरी पीसेस, ये रहते हुए भी वहाँ से पलायन करना पड़ा, क्योंकि ये टेरिटरी की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई है दारुल हर्ब, जिसको वो दारुल हर्ब मानते हैं हिंदुस्तान को, उसको दारुल इस्लाम बनाने की। अब आप ये बताओ कि जिन बच्चों के हाथ में, ये ऐसे कैसे है कि एक पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट्स होता है ना, यहाँ महिलाएं हैं, लोग हैं, माँ बाप दोनों बैठे हुए हैं, आपका बच्चा घर में है, आपको चिंता होती है,
आप फ़ोन करके पूछोगे, बेटे तुमने होमवर्क कर लिया ना, बेटे तुमने खाना खा लिया ना। ये आपका पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट्स है। इस सारे पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट्स को छोड़ के आपने ये कैसे बना लिया, ये आप उसको पत्थरबाज कैसे बना दिया। तो कहीं पे मुझे लगता है कि, और मैं हमेशा सोचता था कि हाउ कैन इट बी, हाउ कैन ए चाइल्ड गो आउट ऑफ योर होम एंड स्टार्ट पेल्टिंग स्टोन्स, जब तक उसको माँ बाप ने इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया है। तो ये सारे, मेरा अपना मानना है कि दे आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोकन फैमिलीज और स्क्यूड फैमिलीज। नहीं तो कोई अपने बच्चे को पत्थर, तो उस लेख में एक ये भी लिखा हुआ है, एक फिनोमिनन, कि जब वो गुजरात कवर कर रहा था तो जहाँ पे जो वहाँ पे कुछ कैंप्स बनाए गए थे, वो जो पीड़ित लोग थे, जो अफेक्टेड लोग थे ये राइट्स के, तो उन कैंप्स में बोला कुछ अंग्रेज जर्नलिस्ट भी थे, तो सारी अपनी दुख की का बयान कर रहे थे वो, और स्टोरी हमारे साथ ये हुआ, ऐसे वो हुआ। लेकिन वो कहा, किसी ने नहीं ये नहीं कहा। मैंने अंग्रेज़ों को बोला, यार ये भी तो लिखो कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे जो पिलग्रिम्स तीर्थयात्री आ रहे थे उनको कैसे जला दिया। कहते ये कौन सी स्टोरी है। तो उसमें बोला कि अच्छा ये बताओ कि तुम कैसे भागे। तो किसी महिला या उसके बच्चे ने ये नहीं बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे लेके आया। इनवेरिएबली उनके पिता ने उनको छोड़ दिया था। तो कैसे आए, दे सेड कि हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। दैट मीन्स दे हैव अबैंडन्ड देयर चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन शाहीन बाग। तो ये संस्कृति की लड़ाई जो है, ये थर्ड। और मैं आपको बता दूं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस अभी से नहीं शुरू है। मैं उदाहरण के तौर पे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का सुना है। नालंदा यूनिवर्सिटी में अब ये एक, देयर इज अ स्टोरी which says that when Bakhtiyar Khilji came here, he fell ill. And by the way, there is a railway station and a place in Bihar by the name of Bakhtiyar, that is Bakhtiyarpur, right? So, तो उन्होंने क्या हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी had, they taught more than 60 disciplines. They were very good doctors. बहुत अच्छे चिकित्सक थे। तो ये आदमी बीमार हो गया तो इसने जो यूनानी वैद्य जो लेके आया था, he could not cure him. So somebody suggested there are very good doctors in Nalanda University which is just nearby. So you just try one of them. तो he said, मैं काफिर हूँ का, मैं दवा नहीं खाऊंगा। Anyway, he came. So he saw him and he said कि अच्छा चलो, दवा नहीं खाओगे आप, मेरा कुरान तो पढ़ोगे ना। तो बोला कि ठीक है, हाँ वो तो कर सकता हूँ, मैं कुरान पढ़ूंगा। तो अगले दिन वो कुरान पढ़ा, कुछ दिन और पढ़ा, वो ठीक हो गया। अब कहानी ये है कि वो जो चिकित्सक जो था नालंदा यूनिवर्सिटी वाला, he had laced the Quran pages with some medicinal this thing. और वो जो बोला कि मैं कैसे पढ़ के ठीक हो गया, तो किसी ने बताया कि उस पे उसने मेडिसिन लगा दिया था। एंड वो आप देख लिया था कि आप जब भी अपना वो पेज उलटते हैं तो आप वो करते हैं, ठीक है। सो द स्टोरी गोज कि वो इसके बाद वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दो उसको। दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी इन दैट एरिया। तो देखिए कि वो मानसिकता क्या है। वो मानसिकता, अब ये बात मैं
वो कह रहा हूँ अब अकबर के आने से 400 साल पहले के, 300 साल पहले की। अब आए अकबर के टाइम में आइए, सभी ने मारकाट की, बाबर ने किया, हुमायूं को टाइम नहीं मिला, वो ज़्यादा भागता फिर रहा था, लेकिन अकबर ने भी काफ़ी मारकाट की, बट ही सोबर्ड अ लिटिल। तो सोबर हुआ, उसने दीन इलाही वगैरह ये किया, लेकिन उसके बेटे ने कहा, जहांगीर ने, कि मेरा बाप तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया है, ये क्या, ये तो धर्म, मतलब ये इसने। और उस समय एक वो था सरहिंदी, वो भी मतलब ही वॉज लाइक ये आपका जाकिर नायक टाइप का आदमी था, एक सरहिंदी, उस इसने, मेरा बाप तो पागल हो गया। तो जब उसका बाप बुढ़ा हो गया जहांगीर का, उस समय उसने उसके प्राइम मिनिस्टर अबुल फजल को मरवा दिया कि ये इसी ने मेरे धर्म, ये मज़हब के रास्ते से इसी ने निकाला है। और आते के साथ अब वो पहले अबुल फजल को कटा, उसी की ज़िंदगी में कटवाया, ही कॉन्स्पायर्ड टू गेट हिम किल्ड। और उसके बाद से उसने ये आपके गुरु अर्जन देव को उसने ये करवाया। सो दिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हैज़ बीन ऑन। और वीर सावरकर का ये मानना है कि एक्चुअली अकबर वॉज अ मॉरल विक्ट्री ऑफ इंडिया, कि उसको बाद में ये था कि उसको लगा कि दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन हिम। लेकिन उसके बाद से अब देखिए, फिर शाहजहां आया। अब शाहजहां ने भी वही किया था, औरंगजेब को आपको मालूम है। लेकिन क्या होता है भाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में कुछ लोग आते हैं। दारा शिकोह आया। दारा शिकोह वो उसने एक उसका पंडित होता था, पंडित चंद्रभान। तो पंडित चंद्रभान को उसने बुलाया, कहा कि ये जो जितने ये ग्रंथ है, योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ, इसका ट्रांसलेशन करो पर्शियन में। तो गया, दारा शिकोह हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी, और ये निगम बोध घाट के पास उसका पैलेस था। तो उसने ये पूरी लाइब्रेरी को ये करवाया। और देन चंद्रभान को उसने बोला कि नाउ यू हैव रेड, ये कोई नोबडी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ योग वशिष्ठ प्रॉपरली। सो उसने खुद ट्रांसलेशन किया उसका। और उसने बोला कि तुमको मालूम है कि मैं योग वशिष्ठ मैंने क्यों ट्रांसलेशन किया? कहा वो ऋषि वशिष्ठ आए थे, दो व्यक्ति आए थे, एक बहुत बूढ़ा था, एक वो था, एक वो सफ़ेद दाढ़ी और वो थी, और एक आदमी वो जो था वो भगवान राम थे। और वशिष्ठ ने राम को बोला कि मेरे को इनसे गले मिलो, क्योंकि तुम दोनों सीकर्स ऑफ ट्रूथ हो। सो देन व्हाट हैपेंस इज कि उसने उपनिषद को ट्रांसलेट करना शुरू किया। और अपने फादर का वो फेवरेट था दारा शिकोह। शाहजहां बीमार हो गया, वो वहाँ से कहीं एक कोई जगह है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो जा रहा था, ही वॉज टू अकम्पनी, बोला कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो। और उसने ब्राह्मण पंडित बुलाए वाराणसी से, उपनिषद को पूरा उसने ट्रांसलेट करवाया एट ब्रेकनेक स्पीड, मतलब रात दिन काम करके उसने 6 महीने में। और वो 6 महीने में जैसे ही वो कंप्लीट होता है, देन ये वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, एंड देन हिज हेड इज चॉप्ड ऑफ। ठीक है, अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे कि इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में ऐसे लोग भी पैदा होते रहेंगे? तो ये जो आप देख रहे हैं शाहीन बाग में, ये थर्ड फ्रंट में, ये दिस इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू यू, ऑल कंट्रीज आर फेसिंग इट। अब यूरोपियंस भी फेस करें, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा इंग्लैंड, आई एम टेलिंग यू, आपको मालूम है कि लंदन में आप चले जाएं, ऐसे रास्ते जहाँ पे नो गो एरियाज लिखे हुए हैं कि आप जा ही नहीं सकते हैं वहाँ पे। कितने चर्चेज जो हैं वो मॉस्क में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज अ क्लैश ऑफ civilizations going on, and it is not going to stop here. So ladies and gentlemen,
my request to you is that please be soldiers of this third front. देखिए, जब नेशन कोई कमज़ोर जो देश होता है, व्यक्ति होता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। कोई कमज़ोर व्यक्ति या दोस्त राष्ट्र होता है, उसका कोई ये नहीं होता है। आप जब कमज़ोर हैं और वल्नरेबल हैं तो आपको सब एक्सप्लॉइट करेंगे। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को क्यों नहीं ये रोक पाते हैं? क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास गेहूँ बाहर से आता था। तो जब भी आपको कोई कुछ देता है, कहेगा ये गेहूँ तो ले लो आप, लेकिन हमारे मिशनरीज़ को नहीं रोकोगे। नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन एंटी कन्वर्जन पॉलिसी और गेहूँ। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो कमज़ोर से कोई दोस्ती नहीं करता। कमज़ोर जो है वो एक बोझ होता है मजबूत के लिए। जो मजबूत है वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। अब कमज़ोर को ताकत कहाँ से आती है? कमज़ोर को ताकत आती है अपने लोगों से। When does your leader feel strong? When he has backing of his people. एक 130 करोड़ के पॉपुलेशन में आपको मालूम है कि ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रहा है, ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे हर आदमी बैकिंग दे अपने नेता को या अपनी सरकार को, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी तो दे सकती है ना। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी भी नहीं देगी, देन गॉड हेल्प यू। भाई आज आर्टिकल 370-35 से क्यों किया? क्योंकि इस सरकार को आपसे ताकत मिली है। तो अंदर से जब तक उसको ताकत नहीं मिलेगी, वो बाहर क्या लड़ेगा? आप हमारा कहीं कभी कॉन्वॉय जा रहा है, मान लो हमारा कॉन्वॉय जा रहा है, और क्योंकि मैंने ऐसा देखा इसलिए बोल रहा हूँ, मिलिट्री का कॉन्वॉय जा रहा है फॉर ए वॉर और लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं साहब, तो आप एक ख्याल तो आता है किसके लिए लड़ रहे हो? आप किसके लिए लड़ रहे हो? तो सरकार को जो ताकत जो होगी वो आपको देना होगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये अपने जगह की एक चीज़ है, बट फॉर इनर स्ट्रेंथ एंड इनर सपोर्ट यू ओनली नीड नेशनल कैरेक्टर। एंड व्हाट इज नेशनल कैरेक्टर? मेरा, आपका, इनका जितने बैठे हुए हैं, इन सब का जो एवरेज जो होगा वो नेशनल कैरेक्टर होगा। नॉट ही, नॉट वन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, नॉट RSN सिंह। इससे नहीं होगा। आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर, आपका इसका सम निकाल को एंड डिवाइड इट, व्हाट इज द एवरेज इज योर नेशनल कैरेक्टर। सो अगर मेजॉरिटी का नेशनल कैरेक्टर एवरेज जब ज्यादा होगा, तभी तो वो नेशन का भी वो, क्योंकि रिमेंबर एक बहुत बड़ा चंक है यहां पर जिनका नेशनल कैरेक्टर इज नॉट 0 बट इट इज इन माइनस। यू हैव टू बैलेंस दैट ऑल्सो। So that is how you can win the third front. So I think I'll just rest my case here. And for one example, I'm telling you, I had the fortune of dealing with some of the neighboring countries, you know, SAARC members. Each one of them, they took so much of what do you say? Yeah, sadistic pleasure you can say, or glee in telling, the Chinese sorted you out.
काठमांडू ने, आपने जब चाइना वॉर आप हार गए तो काठमांडू ने अपना पूरा मिजाज बदल लिया साहब. दैट इज द टाइम व्हेन द किंग स्टार्टेड डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ. वो कहा कि यार इनको क्या है, हम चाइना की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, इनसे ज़्यादा मजबूत कंट्री. बांग्लादेशीज ने भी ये भी वही करना शुरू किया. एक लड़ाई का ये परिणाम था. आज वो स्थिति बदल गई है. आज वो स्थिति कई कारणों की, क्योंकि 62 के बाद हमने 67 में नाथुला में उनके सैकड़ों लोगों को ठोक दिया था उसके बाद से. तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस करना है ना, तो वो कमज़ोर होके आप नहीं कर सकते हो. सो दैट इज़ वाई वी आर ऑल सोल्जर्स ऑफ दिस थर्ड फ्रंट. एवरीथिंग यू डू is is negation of that, for those forces, inimical forces which are creating trouble in this third front. साहब आप अगर डिसाइड कर ले तो शाहीन बाग कैसे बैठ जाएगा कोई यार. आप 10 कोई बैठे हुए हैं, अगर वहां 100 आप लोग पहुंच जाएं तो कैसे हो जाएगा. सो आई जस्ट आप थर्ड फ्रंट को अपना मजबूत करें, अपने लीडर को मजबूत करें, अपने गवर्नमेंट को मजबूत करें, और तभी उसी में हमारा और आप सबका निजात है. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. गॉड ब्लेस यू.